हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जोड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है उजला। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। अगर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो जो वायुमंडल होता है उसमें छोटे छोटे धूलकण होते हैं, इससे क्या होता है प्रकाश किरण आता है और टकराकर चारों तरफ क्या होता है फैल जाता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पे जब वायुमंडल रहेगा ही नहीं तो प्रकाश की प्रकीर्णन होगा ही नहीं, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई भी रंग का यहाँ पे फैलाव नहीं होगा और आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग यहाँ पे नीला दिखाई देता है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोनों प्रश्न आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है गैरीबाल्डी, सी ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल, डी ऑप्शन यहाँ पे मुसेलिनी। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? मेजनी था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ये भी काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है केरल। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो जो यहाँ पे जो बिहार प्रांत है, प्रांत का मतलब क्या होता है? राज्य, यानी बिहार राज्य की राजधानी थी। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि 7, 3, 5, 12, 10, 9 की माध्यिका निकालें। यहाँ पे आपको क्या करना है कि माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में, जो ये संख्या दिया है इसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है और जो बीच में आता है वही उसका क्या हो जाता है? माध्यिका होता है। अगर बीच में ना आए तो 2 संख्या जो बीच में आता है उसको जोड़ के 2 से भाग लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है। तो सबसे छोटा क्या है? 3 है। इसके बाद क्या है? इससे बड़ा तो 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और 5 से बड़ा कौन है? 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। 7 से बड़ा यहाँ पे 9 है, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद 9 से बड़ा यहाँ पे 10 है और उसके बाद क्या है? 12 है। अब इसमें से आपको बीच वाला खोजना है। अगर बीच में कोई संख्या मिल जाता है तो वही इसका माध्यिका हो जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो 2 संख्याओं का यहाँ पे जोड़ के उसमें भाग लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर इधर से 3 ले रहे हैं, इधर से 3 ले रहे हैं, तो बीच में कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे माध्यिका नहीं निकल पा रहा है। तो आपको क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन आए तो इधर से 2 छोड़ देना है, इधर से 2 छोड़ देना है, बीच वाली संख्या को दोनों को जोड़ देना है और 2 से यहाँ पे क्या कर देना है? भाग लगा देना है। तो 7 और प्लस यहाँ पे 9 और बट्टा क्या कर देना है? 2। तो यहाँ पे देखिए 9 और 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 और बट्टा हो जाएगा 2, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 8। यानी इसकी माध्यिका कितनी निकलेगी? 8 निकलेगी। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर यही रहता 1, 2, यहाँ पे बता रहे हैं आपको 3, 4 और 5। अगर यहाँ पे देखिए इधर से भी 2 छोड़ दिए, इधर से भी 2 छोड़ दिए, बीच में अगर ये संख्या आ रहा है ऐसे, तो यही इसका माध्यिका हो जाता है। जब बीच में नहीं होता तो ये वाला फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ता है कि 2 संख्या को लिया जाता है और उसको जोड़ के 2 से भाग लगा दिया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि नेत्र में
प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन है पुतली, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है कॉर्निया, डी ऑप्शन यहाँ पे श्वेत पटल। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का यहाँ पे बात किया है। तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो जो पुतली होता है वो क्या करता है कि प्रकाश की मात्रा को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पुतली का आकार होता है, ये तो एक ब्लैक वाला आंख होता है, उसके बाद अंदर भी एक और ब्लैक होता है, यही कहलाता है पुतली। ये क्या करता है कि प्रकाश की जो मात्रा होता है उसको यहाँ पे नियंत्रित करता है और ये फैलता और सिकुड़ता रहता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। ए ऑप्शन है 2 पाई आर, बी ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर, सी ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, डी ऑप्शन यहाँ पे पाई आर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये होता है वृत्त और ये होता है इसका त्रिज्या। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। और यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका परिधि का बात करें, ये कहलाता है इसका परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है मनुष्य के लिए। ए ऑप्शन है क्षमा, बी ऑप्शन है आलस्य, सी ऑप्शन है क्रोध, डी ऑप्शन है यहाँ पे लोभ। तो यहाँ पे बताना है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो जो आलस है वो शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है यहाँ पे एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे बताना है कि जो चींटी होती है, मधुमक्खी होती है, उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और इसे ही हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे मधुमक्खी डंक करती है, काटती है, या चींटी भी काटती है, तो उसके जो होता है उससे हमारे शरीर में ये मेथेनोइक अम्ल चला जाता है और जिससे क्या होता है शरीर में जहाँ पे ये काटती है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो ये दर्द किसके कारण से होता है, तो मेथेनोइक अम्ल के कारण से होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y बराबर 5 है तो x और y का मान ज्ञात करें। ये देख के आपको प्रश्न थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको लगेगा कि इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर एक्स वाई का मान निकालेंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस प्रश्न को आप 2 से 4 सेकंड में यहाँ पे उड़ा सकते हैं। बस आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इसे ना ही विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ना ही प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान दिया है, y का मान दिया है, बस इसमें आपको रख देना है। अगर इसको जब रख के सॉल्व कीजिएगा, अगर इधर बराबर है तो बराबर के इधर भी अगर यहाँ पे 12 आ गया तो समझ लीजिए कि आपका ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे समीकरण उतार देते हैं 2x प्लस यहाँ पे 3y बराबर यहाँ पे क्या है 12। x का मान कितना दिया है, पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे चेक कराते हैं। x पे यहाँ पे 2 दिया है तो 2 गुणे यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ पे 3 गुणे y का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 बराबर इधर 12। अगर इधर 12 है तो इधर भी 12 आना चाहिए। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 बराबर इधर हो गया 12। 9 और 4 कितना होगा इधर 13 बराबर इधर 12। बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे 2 है और इसमें भी x बराबर 2 है, तो ये भी रखने पर नहीं आएगा। और उसके बाद देखिए 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब इस ऑप्शन को आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी x बराबर 2 रखे थे और यहाँ भी x बराबर जब 2 रखेंगे तो ये नहीं आ पाएगा। तो अब रखते हैं हम यहाँ पे
सी वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस यहाँ पे 3y बराबर इधर 12 है। अब आप रख दीजिए x बराबर 3, तो यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 3 गुणे y की जगह पे आप कितना रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे 2 रख दिए और इधर हो गया 12। अब इधर भी 12 आना चाहिए, उधर भी 12 आना चाहिए। तो 3 दूना यहाँ पे 6 और फिर 3 दूना यहाँ पे 6 और इधर आ गया 12, यानी इधर 6 जोड़ेंगे तो 12 बराबर 12, यानी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक ही में किसी में चेक कराना है और बाकी को यहाँ पे नहीं चेक कराना है, कि ये नहीं कि अब लोग अब दूसरे में भी चेक कराने लगे, तो वैसे आपको नहीं करना है। बस एक ही समीकरण में कोई में आपको चेक करा लेना है एक्स वाई का मान रख के। अगर जो बराबर के उधर दिया रहता है वो उतना ही बराबर के अगर इधर आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ऐसे बनाइएगा तो 2 से 4 या 5 सेकंड में ये प्रश्न सोल्व हो जाएंगे, लेकिन जब आप इसे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से बनाइएगा तो आपका बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए आप लोग स्मार्ट बनिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न की पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पुतली होता है, जो फैलते सिकुड़ते रहता है, उसका जो साइज होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, कि कब फैलना है कब सिकुड़ना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे परितारिका, बी ऑप्शन है नेत्र लेंस, सी ऑप्शन है रेटिना, डी ऑप्शन है यहाँ पे नेत्रगोलक। तो जो पुतली होता है, पुतली के ये साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस या परितारिका करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जो पुतली होता है, अगर आप अंधेरे में रहिएगा तो पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा, और जब आप धूप में आइएगा तो पुतली का साइज एकदम छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब धूप में रहिएगा तो आपको प्रकाश की यहाँ पे जरूरत बहुत ही कम रहेगी, तो ये पुतली का साइज बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब जब यहाँ पे अंधेरे में रहिएगा तो वहां पे आपको प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश जब की जरूरत होती है ज्यादा तो पुतली का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है। और प्रकाश को यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, तो पुतली यहाँ पे प्रकाश को कंट्रोल करता है कि कितना प्रकाश अंदर जाएगा आंख में और कितना नहीं जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न की जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा समिति का गठन हुआ। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा समिति का गठन हुआ। ए ऑप्शन है रमन समिति, बी ऑप्शन है हंटर समिति, सी ऑप्शन है डायर समिति, डी ऑप्शन है यहाँ पे सिंह समिति। तो यहाँ पे देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें हजारों यहाँ पे भारतीयों की जान चली गई थी। और ये इस कांड को जांच करने के लिए कौन सा समिति बनाया गया था, तो हंटर समिति बनाया गया था। और जो यहाँ पे जालियांवाला बाग है उसमें सभा चल रही थी लोगों को, तो जिसमें से एक यहाँ पे जनरल डायर था, ओ डायर, वही बोला था यहाँ पे कि जाके वहां पे गोलियां चलवाइए। और 1500 राउंड ये क्या किया था, उसमें गोलियां चलवाया था लोगों को, जिसमें से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसी घटना को जांच करने के लिए कौन सा समिति का गठन हुआ था, तो हंटर समिति का गठन हुआ था। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न की स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है। ए ऑप्शन है दयानंद, बी ऑप्शन है गौरी शंकर, सी ऑप्शन है मूल शंकर, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रमोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वामी दयानंद हैं इनके बचपन का नाम क्या है। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है, मूल शंकर है, ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो स्वामी दयानंद है यही आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किए थे, तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न की कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है। मरकरी यानी क्या होता है, Hg। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कमरे के ताप पर जो मरकरी धातु होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है ठोस अवस्था में, बी ऑप्शन है द्रव अवस्था में, सी ऑप्शन है गैस अवस्था में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक कौन है, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है विवेकानंद, डी ऑप्शन है यहाँ पे रामकृष्ण। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन है मीटर, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे मात्रक विहीन। तो जो आवर्धन होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो आवर्धन होता है वो मात्रक विहीन होता है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे ओम किसका यहाँ पे होता है, तो जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है। और धारा का यहाँ पे एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण का घात होता है। यहाँ पे बताना है कि जो रैखिक समीकरण होता है उसका घात कितना होता है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 2 आपको याद रखना है। और त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 3 होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है और त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, 3 होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। यहाँ पे बताना है कि जो भारत माता है उनके संबंध में क्या सही है। ए ऑप्शन है शैलवासिनी, बी ऑप्शन है नगरवासिनी, सी ऑप्शन है ग्रामवासिनी, डी ऑप्शन यहाँ पे विंध्यवासिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारत माता है उनके संबंध में क्या सत्य है, यानी क्या सही है। तो जो भारत माता है वो क्या है, ग्रामवासिनी है, यानी गाँव में निवास करने वाली है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि बेंजीन का अणु सूत्र निम्न में से कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे C2H6, बी ऑप्शन है C5H6, सी ऑप्शन है C6H6, डी ऑप्शन है यहाँ पे C6H2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है यहाँ पे C6H6, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे अब्राहम डर्मी, बी ऑप्शन है जेम्स वाट, सी ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे रॉबर्ट फुल्टसन। तो यहाँ पे बताना है कि वाष्प चलित रेल इंजन का यहाँ पे आविष्कार किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ज्योति तीव्रता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कैंडेला, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है केल्विन, डी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। जो एक वृत्त है इसकी सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का यहाँ पे दुगुना होता है। यहाँ पे देखिए 2 त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास का यहाँ पे निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यास जो वृत्त की सबसे जो बड़ी जीवा होती है उसे हम लोग व्यास बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास का यहाँ पे निर्माण करती हैं। और व्यास का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 गुणे क्या होता है, त्रिज्या। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार के कितने रुपए खो गए थे। यहाँ पे बताना है कि जो रिश्तेदार आए थे उनके कितने रुपए खो गए थे। ए ऑप्शन है 11 रुपया, बी ऑप्शन है यहाँ पे 7 रुपया, सी ऑप्शन है 10 रुपये, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20 रुपया। तो रिश्तेदार के कितने रुपए खो गए थे, तो रिश्तेदार के यहाँ पे 11 रुपए खो गए थे। और ये इल्जाम किस पे लगा था, तो बहादुर पे लगा था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे बताना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है। ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑप्शन यहाँ पे मीथेन गैस। तो यहाँ पे देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सा गैस यहाँ पे बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस बहुत ही मात्रा में बाहर यहाँ पे निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन का यहाँ पे निर्माण करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है। और यहाँ पे ये भी प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं, तो CO2 गैस का ये उपयोग करते हैं। CO2 का मतलब क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये उपयोग करते हैं। और कौन सा गैस यहाँ पे बाहर निकालते हैं, यानी कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो ऑक्सीजन गैस का यहां पे उत्सर्जन होता है। आइए देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे। जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे। ए ऑप्शन है डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, बी ऑप्शन है वकालत की पढ़ाई के लिए, सी ऑप्शन है इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे, तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में कि गांधी जी कब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे वापस आए थे। और 1916 में क्या किए थे, साबरमती आश्रम का यहाँ पे स्थापना किए थे। तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो जो साथ में हम प्रश्न बताते हैं आपको, तो वो भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। साथ में हम इसीलिए बताते हैं कि आपका यहाँ पे रिवीजन भी साथ साथ होते रहेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षारीय विलयन का पीएच है। यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन क्षारीय विलयन का पीएच मान है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है यहाँ पे 6, डी ऑप्शन है यहाँ पे 13। तो कौन क्षारीय विलयन का पीएच मान है, तो आप लोग को पता होगा 0 से लेके 7 के बीच में अम्लीय होता है, और 7 से लेके यहाँ पे 14 के बीच में जो भी आता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे उदासीन होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 6 ये आएगा 0 से 7 के बीच, तो ये कैसा होगा, यहाँ पे अम्लीय होगा। और 7 क्या होगा, यहाँ पे उदासीन होगा। और यहाँ पे 13 देख लीजिए, ये किसके बीच में आएगा, तो 7 और 14 के बीच में 13 आएगा, तो ये कैसा होगा, यहाँ पे क्षारीय होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस विलयन का पीएच मान यहाँ पे क्षारीय होगा, तो यहाँ पे 13 का पीएच मान कितना होगा, यहाँ पे क्षारीय होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि जब किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है और इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी एपी का यहाँ पे सामान्य पद कितना दे दिया है, 3n+5 दे दिया है। कितना दे दिया है, 3n+5 दे दिया है। तो बोल रहा है कि इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर यानी डी। तो सबसे पहले यहाँ पे एपी पता चलेगा तब तो हम निकालेंगे यहाँ पे सार्वअंतर। तो एपी यहाँ पे तो पता नहीं है, तो हमको एपी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो जहाँ पे एन है सबसे पहले आपको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, ऐसे करके एक एपी निकाल देना है। तो यहाँ पे हम एपी 1 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम n की जगह पे 1 रखेंगे। आपको प्राकृत संख्या रख देना है। यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5। n की जगह पे आपको 1 रख देना है। तो 3 एकम 3 और 5 कितना हो गया, यहाँ पे 8, यानी 1 निकल गया यहाँ पे 8। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे 3n प्लस यहाँ पे 5 की जगह पे जहाँ पे n है अब आपको रखना है 2। तो यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 5, तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 5 कितना हो गया 11, यानी दूसरा पद यहाँ पे कितना निकल गया 11। फिर आप लोग निकालिएगा 3n+5 और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे n की जगह पे अब आपको कितना रखना है 3 रखना है। तो 3 गुणे यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 5, तो 3 3 9 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा पद निकल गया चौथा। यहाँ पे आप चौथा भी पद निकाल सकते हैं, पांचवा भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एपी निकल गया। जब ऐसे दे आपको, तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे n दे, x दे, y दे, कुछ भी दे, वहां पे आपको 1 2 3 आपको रख के एक एपी निकाल लेना है। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे सार्व अंतर बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद यहाँ पे 11 है और पहला पद कितना है, यहाँ पे 8 है। तो 11 में से 8 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे
3 बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना था, जो यहाँ पे 3n + 5 दिया था इससे आपको एक एपी बनाना है। और एपी कैसे बनेगा, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 2 3 4 5 जितना भी रखना है आप लोग रख लीजिए, लेकिन ये आप लोग 3 ही रखिएगा, तीन ठो पद निकाल लीजिएगा, 1 2 3 रख दीजिए, 3 पद निकल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सार्वंतर निकाल लेना है। सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लीजिए, आपका सार्वंतर निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। जो बहादुर का बाप था वो कहाँ पे मारा गया था आपको बताना है। ए ऑप्शन है युद्ध में, बी ऑप्शन है डकैती में, सी ऑप्शन है चोरी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे चरवाही में। तो यहाँ पे देखिए बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप कहाँ पे मारा गया था, युद्ध में मारा गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बहादुर था वो कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। और लेखक के घर कौन सा कार्य करता था, तो लेखक के घर ये नौकर का कार्य करता था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये एक संख्या दे दिया है और इसका माध्य कितना दे दिया है, यहाँ पे 4 दे दिया है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कि आप जो ये x है इसका आप लोग मान निकाल दीजिए कि x के जगह पे कौन सा संख्या होगा जिसका माध्य यहाँ पे 4 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे माध्य दिया है तो माध्य का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। यहाँ पे लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग यहाँ पे कुल संख्याओं का योग बटा यहाँ पे क्या होता है, कुल संख्या बटा क्या होता है यहाँ पे कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर रख दीजिए माध्य की जगह पे 4 कुल संख्याओं का योग, यानी जो ये संख्या दिया है इसको आपको जोड़ना है। तो x प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 5 और बटा यहाँ पे देखिए कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, यानी 12 और प्लस यहाँ पे x है तो यहाँ पे लगा देंगे x और बट्टा के नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करना है। यानी 12 प्लस x में जब 1 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस x हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 12। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 16 में से 12 घटा लेना है। 16 में से 12 घटेगा कितना बचेगा 4, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व में कौन सा बड़ा देश है। यहाँ पे बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे बताना है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश यहाँ पे रूस है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और भारत किस स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये 7वें नंबर पे आता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 7वां बड़ा देश कौन सा है, तो अपना भारत है। और यहाँ पे ये भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पे देश कौन सा है, तो रूस है। ये भी प्रश्न आता है कि किस देश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, यानी किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो जो चाइना है उसका जनसंख्या सबसे अधिक है। और जो भारत आता है तो ये दूसरे नंबर पे आता है। अब हम लोग चाइना को भी पीछे करके हम लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे भारत में रहने वाले लोग हो जाएंगे, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा 2028-29 तक, यानी चीन से भी हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होता है या ऊष्मा का यहाँ पे अवशोषण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे श्वसन की क्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन होता है। तो श्वसन कैसी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे पता चल गया कि जिसमें ऊष्मा का यहाँ पे शोषण होगा, और शोषण होगा वो क्या होगा? यहाँ पे ऊष्मा शोषी होगा। और जिसमें ऊर्जा का यहाँ पे उत्सर्जन होगा तो वो कैसा होगा? यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। 30 तो आप लोग यहाँ पे 30 प्रश्न देख चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि आप कितना यहाँ पे सही किए हैं और कितना यहाँ पे गलत किए हैं। और आपके यहाँ पे कमेंट का यहाँ पे हम जवाब कमेंट जो भी कीजिएगा तो उसका हम जवाब जरूर देते हैं और जरूर देंगे भी। और ये देख लीजिए आपका होमवर्क प्रश्न मैथ से है कि यहाँ पे बिंदु 2, 3 और यहाँ पे -2, 3 के बीच की दूरी निकालें। आपको क्या करना है कि इस बिंदु और इस बिंदु के आपको क्या करना है? बीच की दूरी निकाल देना है। और जो दूरी सूत्र होता है उसको आप लोग लगा के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। और जो भी इसमें से सही आपका जवाब आएगा वो आप क्या कर दीजिएगा? हमें कॉमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कॉमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पे हम रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है आप लोगों के वीडियो बनाने में, और ये सब मेहनत कुछ भी नहीं है, आपके लिए ही सब कुछ होता है। तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को तो ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हम जितना भी प्रयास होगा उतना आपको बहुत ही अच्छी तैयारी कराने की कोशिश करेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।